हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूं। जो मेरी नई सब्सक्राइबर्स जुड़ी हैं उन लोगों ने शायद मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी मैंने अभी तक अपनी प्रेगनेंसी पूरी स्टोरी शेयर नहीं करी है। इनफर्टिलिटी की पूरी स्टोरी मैंने अभी शेयर नहीं करी है कि किस तरीके से मैंने कंसीव किया, कितने सालों बाद कंसीव किया। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली थी उन सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेरे टेस्ट हुए थे उन सब का पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। और उसके बीच में मैंने कभी शेयर कर दिया होगा कि मैंने कितने सालों बाद कंसीव किया, लेकिन इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई थी कि मैंने किस तरीके से कंसीव किया या फिर क्या किया। तो कुछ लोगों को डाउट है कि मैं डॉक्टर हूँ क्या, कि जो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ, या फिर मैंने कितने समय पर कंसीव किया कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इन सब मामलों में। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ी हुई हैं उनको शायद नहीं पता है कि मैंने कैसे कंसीव किया या फिर कितने सालों में कंसीव किया, तो इन सब ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और कैसे मैंने कंसीव किया, मुझे क्या प्रॉब्लम थी और कितने सालों में कंसीव किया, ये भी आज मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ। जो मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी इनफर्टिलिटी के ऊपर और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो मेरी एंडोमेट्रियम बायोप्सी के ऊपर वीडियो थी। उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। तो इसलिए जो भी मैं बताती हूँ आपको वो या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है या तो मैंने और लोगों से पूछ करके वो शेयर किया होता है, या फिर और भी मैं बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ या फिर गूगल पे देखा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो जो भी जानकारी मेरे पास होती है वो मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है और जब वो कई सालों तक कंसीव नहीं कर पाती है तो उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो मैंने भी इसी तरीके से यूट्यूब पे ही देख देख करके मैंने अपना इलाज किया, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि घरेलू नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक से भी अपना हम इलाज कर सकते हैं। हालांकि मैंने आयुर्वेदिक भी अपनाया, घरेलू नुस्खे भी अपनाए और होम्योपैथिक भी अपनाया। उसके बाद मैंने एलोपैथिक भी अपनाया और सारे टेस्ट वगैरह भी मैं करती थी और पूजा पाठ भी करती थी। साम दाम दंड भेद सब चीज़ें मैं ट्राई करती थी। इसीलिए यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि किस चीज़ से मैंने कंसीव कर लिया है। उसके बाद लोगों का सवाल है कि आपने कब कंसीव किया, शादी के कितने सालों बाद आपने कंसीव किया। तो मैंने शादी के 7 साल बाद कंसीव किया था। 7 साल कुछ लोगों के लिए होता है कि 7 साल तो बहुत कम है। जिन लोगों ने 10 साल बाद, 15 साल बाद कंसीव किया, तो सबके लिए अपना एक्सपीरियंस जो होता है, अपने जो साल होते हैं वो बड़े ही लगते हैं। अब बहुत से लोग हैं उन्होंने 2 साल बाद शादी के कंसीव किया, वो 2 साल ही उनके लिए बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हमने जो साल बिताए हैं वो कैसे रहे हैं। तो किसी ने शादी के तुरंत ही वो कंसीव कर लेता है तो वो खुशी और होती है, लेकिन शादी के जो कुछ सालों बाद कोई ट्राई करता रहता है, फिर अचानक से उसे खुशखबरी मिल जाती है तो उसकी बात कुछ और होती है। तो सबके लिए उनका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई 10 साल में कंसीव कर रहा है, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में। तो इसलिए किसी का भी ये कहना मुश्किल है कि आपने तो 7 ही साल में कंसीव कर लिया, मैंने तो 15 साल में कंसीव किया, तो ये कहना गलत है। उसके बाद सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है। किसी के शरीर में कोई दवा जल्दी असर कर जाती है, किसी के शरीर में कोई दवाई देर से असर करती है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ दवाई पे डिपेंड नहीं रहती थी, क्योंकि मैं बीच में अपना इलाज करवाती थी, उसके बाद फिर छोड़ देती थी कुछ समय, मैं लंबा गैप कर देती थी। मैं कंटिन्यू इलाज नहीं करवाती थी अपना, इस तरीके से दवाई खाते रहना इस तरीके से नहीं करती थी। शुरू की बात मैं आपको बता रही हूँ, शादी के 2 साल के बाद की। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यू इलाज करवाना शुरू कर दिया था 2 साल के बाद से,
तब मुझे जाकर के पता चला था कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेरे एग की प्रॉब्लम है, यानी कि जो मेरे एग हैं वो बनते नहीं थे, मैच्योर नहीं होते थे, फूटते नहीं थे। इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे में देखी गई। उसके पहले की जो रिपोर्ट होती थी, जैसे कि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, ट्यूब जांच हुई और एवोल्यूशन जांच हुई, तो एवोल्यूशन तो तभी आपका होगा ना जब आपके एग वगैरह सही से बन रहे होंगे, आपके पीरियड ठीक से आ रहे होंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई मेरे में देखने में कि तो ये सारे इलाज जो है पहले मैंने अपने धीरे से पहले प्राइवेट अस्पताल में किए। तो प्राइवेट अस्पताल में देखिए खर्चा बहुत ज़्यादा था और मेरी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा समय हो गया हो और हमें दिक्कत हो रही हो इस वजह से। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब कोशिश नहीं करी कि जल्दी से जल्दी हमें इलाज कराना चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें कंसीव करना चाहिए। तो मैंने जब प्राइवेट अस्पताल में दिखाना शुरू किया तो वहाँ पे सिर्फ मैंने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, वो सब नॉर्मल आए थे। तो फिर उसके बाद मैंने अपना छोड़ दिया था इलाज करवाने के लिए। उसके कुछ समय बाद फिर हमने अपना इलाज करवाना शुरू किया था विवेकानंद अस्पताल में। तो विवेकानंद अस्पताल में मैंने कंटिन्यू 6-7 महीने तक अपना इलाज करवाया था। तो वहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम निकली थी वो निकली थी एग बनने वाली, यानी कि जो मेरी फॉलिकुलर स्टडी डॉक्टर ने करी उसमें निकला था कि हमारे जो फॉलिकल हैं वो अच्छे से बनते नहीं हैं, रैप्चर नहीं होते हैं और वो फूटते भी नहीं थे। मतलब पूरी तरीके से मेरे जो एग थे वो पूरी तरीके से बेकार हो चुके थे, बनते ही नहीं थे एकदम। तो ये प्रॉब्लम मेरी देखी गई थी। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब उन्होंने चेक किया तो थोड़े बहुत फॉलिकल जो है वो बनना शुरू हो गए थे। तो डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई वगैरह देनी शुरू कर दी अंडे बनने की। तो वो पीरियड के दूसरे दिन से मुझे खानी रहती थी। खा करके उसके बाद फिर वही 7वें दिन से जो है वो फॉलिकुलर स्टडी करते थे डॉक्टर, एक एक दिन छोड़कर। उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह देते थे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा और ये प्रोसेस जो है 6-7 महीने चला, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब फिर मैंने विवेकानंद जाना छोड़ दिया। फिर मैंने एकदम ही मतलब कोई भी दवाई वगैरह मुझे नहीं करनी थी, मैंने पूरा छोड़ दिया था। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर मेरे अंदर आत्मा जागी कि नहीं मुझे इलाज करवाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर मैं गई भी वहीं पे विवेकानंद में ही करवाने के लिए, लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में गई। फिर वहाँ पे भी मेरा पहले हिस्ट्री, क्योंकि वहीं पे हम इलाज करवा रहे थे तो हिस्ट्री तो वहाँ पे होगी, तो वही हिस्ट्री देखी डॉक्टर ने, फिर से वही इलाज करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब कि वही अंडा बनने वाली जांच करना, ये करना वो करना, ऐसे ही मतलब वो खाली अंडा बनने की जांच होती थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इसके अंडे बन रहे हैं लेकिन ये मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है उसके बाद भी, तो डॉक्टर ने मुझे IUI के लिए बोला। तो फिर वहीं विवेकानंद में ही मैंने एक बारी IUI भी करवा के देख लिया, लेकिन उस IUI से भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। मतलब IUI का जब मैंने करवाया था उसके बाद जब मुझे नेक्स्ट पीरियड आना था तो वो मेरे पहले ही आ गए थे, बल्कि जब मुझे पीरियड आते थे तो वो बाद में ही आते थे, 2-4 दिन चढ़ करके, 4 से 5 दिन चढ़ करके मुझे पीरियड इस तरीके से आते थे। लेकिन जब IUI करवाई तो उससे पहले ही पीरियड आ गया मुझे, तो वो भी मुझे सूट नहीं किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना इलाज करवाना एकदम ही छोड़ दिया था, मतलब 6-7 महीने के लिए छोड़ दिया था। उसके बीच में मैं अपने घरेलू नुस्खे हुए, आयुर्वेदिक नुस्खा मैं ज़्यादा अपनाती थी, और दाई वगैरह ने जो मुझे भी थोड़े बहुत नुस्खे बता रखे थे जो मैं आगे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी, वो मैं अपना करती रहती थी। मतलब ये था कि मैंने अगर डॉक्टर को दिखाना छोड़ दिया था तो मैं ऐसा नहीं था कि घर में खाली बैठती थी, घर में मैं घरेलू नुस्खे हुए, एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, इस तरीके से थोड़ा बहुत अपना करती रहती थी। दिमाग मतलब मेरा उसी में लगा रहता था। लेकिन जो है इलाज मैंने एकदम ही छोड़ दिया था फिर 1 साल तक की। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद जो है वो बलरामपुर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू किया। नहीं, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू किया था, वो मेरे घर के पास ही था, तो वहाँ पे भी मैंने इलाज करवाना शुरू किया। लेकिन वहाँ से भी कोई भी मुझे सफलता नहीं मिली थी। मतलब वहाँ पे भी यही अंडे बनने वाली दवाई, आप यकीन नहीं मानोगे, अंडे बनने की दवाई मैंने 4 से 5 साल रेगुलर खाई। बस 7 साल अगर मेरी शादी के बाद मैंने कंसीव किया था तो उसके शुरू के सिर्फ 2 साल आप छोड़ दीजिए, बाकी 3 से 4 साल तक मैंने लगातार मतलब दवाई अंडे बनने वाली खाई थी। बीच में जो मैंने गैप कर दिया था बस वही कर रही थी, बाकी मैं अंडे बनने वाली दवाई रेगुलर 6-7 महीने तक
खाती रहती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर ऐसे ऐसे करते करते और भी डॉक्टर्स को दिखाया, इधर दिखाया उधर दिखाया, सब जगह यही प्रॉब्लम निकलती थी। लेकिन फिर मुझे फिर मैंने जब एक डॉक्टर को दिखाया, मतलब प्राइवेट में ही मैंने उन्हें दिखाया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि लैप्रोस्कोपी से कोई मतलब आगे हो सकती है। लैप्रोस्कोपी के ज़रिए पता चल सकता है कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग की दवाई खाने के बावजूद भी एग नहीं बन पा रहे हैं, और अंदर से ऐसी क्या परेशानी है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ से मुझे ये पता चला। लेकिन वहाँ पे लैप्रोस्कोपी की जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, नहीं 15-20-30 हज़ार रुपये कुछ ऐसे ही थी। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कितना था, 10 हज़ार के ऊपर ही था। तो मुझे लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं भी होती है तो फिर कहीं पैसे भी जाएंगे और इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा था कि कहीं फिर मैं 2-3 महीने फिर बैठ गई। उसके बाद फिर 2019 की जून में मैंने अपना इलाज करवाना शुरू किया लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में। तो जब मैंने KGMU हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना शुरू किया तो वहाँ पे पूरा बेस से डॉक्टर ने जो है वो स्टार्ट किया। पहले तो उन्होंने मेरे पूरी हिस्ट्री जानी कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या क्या चीज़ें इसको मतलब हिस्ट्री में रह चुकी हैं, इसने कहाँ कहाँ अपना इलाज कराया, ये सब उन्होंने जाना। उसके बाद वहाँ पे पूरा बेस से उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया, यानी कि उन्होंने शुरू से सारे टेस्ट वगैरह मेरे करवाए सारे। और तब तक कि मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आ चुके थे। और उसके पहले मैंने एक डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिखाया था। तो उनके क्या मेरी रिपोर्ट में पहली बार जो है वो थायराइड निकल आया था। लेकिन मेरी बॉडी मुझे ये नहीं अलाउ कर रही थी, मेरा दिमाग मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मुझे थायराइड भी हो सकता है, क्योंकि मैं रेगुलर थायराइड की एक्सरसाइज वगैरह करती रहती थी और मेरा वेट जो है वो नॉर्मल ही था। मतलब मेरी बॉडी देखने में तो मतलब मैं मोटी जैसे दिखती थी, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंट था अपने अंदर कि मुझे थायराइड नहीं हो सकता है। तो मैंने वो थायराइड की दवाई तो नहीं खाई, वो थायराइड की दवाई बल्कि रखी रह गई। फिर मैंने थायराइड के ऊपर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था। फिर जब मेरा KGMU में थायराइड का टेस्ट हुआ तो मुझे थायराइड नहीं निकला, और वो रिपोर्ट जब मैंने डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम इसमें नहीं निकली है इस रिपोर्ट में, और डॉक्टर ने जो भी दवाई तुम्हें लिखी थी थायराइड के लिए वो खाने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा कि ये देखो, मतलब डॉक्टर भी कई तरीके के होते हैं, तो उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने फिर इलाज छोड़ दिया था, वही KGMU में फिर मैंने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे जब सारी टेस्ट वगैरह नॉर्मल हो गई तो ये 2-3 जांचें जो हुई थी मेरी, एक एंडोमेट्रियम बायोप्सी जो हुआ था, उसके बाद दूसरा जो लैप्रोस्कोपी हुआ था, इन दोनों जांचों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और जो भी मैंने अपने घरेलू नुस्खे किए, आयुर्वेदिक इलाज किया, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। क्योंकि जो मेरे पहले की रिपोर्टें आती थी जो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी रहती थी, लेकिन जो मेरी KGMU में रिपोर्ट आई वो काफ़ी अच्छी आई थी। क्योंकि KGMU में इलाज जब मैं करवाने गई थी तो मुझे 1 साल हो गया था इलाज करवाया, मतलब इलाज करवाया मैंने 1 साल छोड़ दिया था, 1 साल 6 महीना ऐसे कुछ हुआ था। उसके बाद ही मैं गई थी अपना इलाज कराने KGMU में। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने फिर मुझे इसी तरीके से, वहाँ की जो डॉक्टर थी वो काफ़ी अच्छी है, और जिन्होंने मुझे लैप्रोस्कोपी लिखा था वो चाहती नहीं थी कि मेरा लैप्रोस्कोपी हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैम, मेरा लैप्रोस्कोपी कर दीजिए, क्योंकि मैं एग बनने वाली दवाई काफ़ी खा चुकी हूँ, अब नहीं खाऊँगी।